वेलकम बैक। अभी हम बात कर रहे थे जंग के ऊपर, अब हम बात करेंगे इस मईशत के ऊपर, इस जंग के क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। और इस जंग की वजह से और तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और जो ट्रेड रूट्स हैं वो भी बंद हो चुके हैं, चाहे वो समंदर का ट्रेड रूट हो, चाहे वो हवाई हो। आप देख रहे हैं कि हवाई सर्विस भी पूरी खलीज के अंदर बंद है और जो आबनाए हरमज़ है उसके ऊपर भी इस वक्त जो जहाज़ों के ऊपर हमले हुए हैं उसकी वजह से हमें बंद नज़र आ रही है, जिसकी वजह से तेल के जो ट्रेलर्स हैं वो वहाँ पर स्टक हैं और पूरी दुनिया के अंदर तेल की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर कैस असलम, जो माहिर मईशत हैं। मैं डॉक्टर साहब आपकी जानब आऊँगा कि आप क्या समझते हैं इस जंग के पूरी दुनिया के अंदर क्या किस किस्म के मुआशी असरात या दबाव एक महसूस हो रहा है या आगे नज़र आ रहा है? या बहुत बहुत अगर इजाजत दें तो दो बातें आपके सवाल से पहले कर लूं। जी बिल्कुल करें। पहली बात है कि हिस्ट्री जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की, उसमें ये इस खित्ते में अमेरिका की पांचवी जंग है। पहली कोरिया में मार खाई 20 साल के बाद, फिर वियतनाम में 20 साल लड़े और मार खाई, फिर इराक में 20 साल लड़े और मार खाई, और फिर अफगानिस्तान में 20 साल लड़े और मार खाई। और ईरान अब यही चाहता है कि अमेरिकन बूट ईरान में आए और फिर उनको मारा जाए। ये असला खत्म होना या ना होने का इशू नहीं है। ये दूसरी बात इसमें मैं ये भी कह दूं जो सवाल। डॉक्टर साहब आप नहीं समझते कि जंगों से अमेरिका को फ़ायदा पहुंचता है? उनकी कंपनियां असला बेचती हैं और वो पूरी दुनिया के अंदर अपना असला बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। बहुत ज्यादा उन्होंने पहले ये कंपनियों में इन्वेस्ट किया हुआ है ताकि स्टॉक्स ऊपर जाएं। दूसरी बात जो है वो ये है कि वेनेजुएला और ईरान दोनों चीन को तेल सप्लाई करते थे। असल जो दुश्मन है अमेरिका का वो कम्युनिस्ट चाइना है, और उसके इर्द गिर्द ये सारा कुछ हो रहा है। बट हम उसको चलें रीजनल जंग कह दें। अब इसके असरात, पहली बात तो ये है कि बंद हो गया तेल। हम भी और चाइना भी और बहुत सारे मुल्क जो हैं वो एनर्जी डिफिसिट है, एनर्जी खरीदते हैं। इंडिया ने अभी कल ही रूस से फिर से तेल खरीद लिया है। यहाँ अगर ये बंद हो गया तो 500 रुपए तक लीटर चला जाएगा। आपके यूरोप जो है उसको फोर्स करना पड़ेगा कि फिर से रूस से तेल खरीदें जो वो नहीं खरीद रहे थे। सो दी इकोनॉमिक दुनिया जो है वो बदल रही है। मगर जिसका मतलब जो आपने कहा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमीर और अमीर होंगे और गरीब और गरीब होंगे। हमारे जैसे मुल्क के जो सरबराह हैं वो कर्जे में हैं और वो प्रॉब्लम में ही रहेंगे। उन्होंने अभी फैसले नहीं किए। मेरा तो अभी ख्याल है कि अभी ही ईरान से जमीन के रास्ते तेल खरीदना शुरू कर दीजिए, आपके प्रॉब्लम हल हो जाएंगे। मगर ये पॉलिसी डिसीजन है। बट एट द सेम टाइम इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी, एनर्जी कॉस्ट बढ़ेगी, स्टॉक मार्केट्स गिरी हैं, गोल्ड जो है अब वो रिजर्व करेंसी बन गया है। सो दुनिया जो हम आज देखते थे वो नहीं रही। हर वो मुल्क जो अपनी इंडस्ट्री, और ईरान समेत जो अपने यूनिवर्सिटीज पे डिपेंड करता है, वो तो सरवाइव कर जाएगा। मगर हर वो मुल्क जिसने बच्चे अनपढ़ रखे हुए हैं, जिसने इंडस्ट्री को डिवर्सिफाई नहीं किया, जो जिसको कहते हैं टेक्सटाइल्स और जैसी चीजों को एक्सपोर्ट करता है, पाकिस्तान की रेफरेंस दे रहा हूं, वो बड़ी मार खाएंगे इन दैट कॉन्टेक्स्ट। और हमारी तो दुआ है कि जितनी जल्दी ये जंग खत्म हो। मगर जो दूसरी बात, बच्चों की बात की आपने, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर को देखिए, ड्रेसडन को देखिए, हिरोशिमा को देखिए, नागासाकी को देखिए। अमेरिका जो है वो लिहाज नहीं करता सिविलियन पॉपुलेशन, वो बड़े जालिम है हमेशा से। और वो उनके लिए ये प्रॉब्लम ही नहीं है कि वो उनका क्या रिलीजन है और क्या बच्चे हैं या क्या है। वो दे 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 कारपेट बॉम्ब। ये हमारी हिस्ट्री है। और अभी जो गजा में कई हजार, 60-70 हजार लोग मार दिए, जेनोसाइड की गई है वहाँ पे। उसमें वो कोर्ट है उसने कुछ नहीं किया। सो इकोनॉमिकली स्क्वीज होने लगा है ये। अब फैसला ये करना है कि अमेरिका को फायदा होना है या चीन को फायदा होना है इस सारी लड़ाई में। अच्छा। इन दैट कॉन्टेक्ट दूसरा बेच रहा है, रूस अपनी लड़ाई लड़ रहा है। दोनों सुपर पावर्स, और इसराइल को क्या नुकसान और क्या फायदा है वो तो आपको नजर आ रहा है। सऊदी अरब और ये गल्फ स्टेट्स जिसकी टूरिज्म तबाह हो गई,
जिसकी हवाई जहाज बंद हुए हुए हैं। तो आप इमेजिन करें ना, रोज के मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान जब दुनिया को होना शुरू हो जाएगा, स्पेशली इस खित्ते में। यूरोप परेशान है, वो ना ईरान का साथ दे सक रहा है ना अमेरिका का साथ दे सक रहा है, मगर नेटो में भी है, जी ठीक हो और गया। जिसमें स्पेन जी डॉक्टर साहब। साथ नहीं देंगे। अल्टीमेटली ये मैं अग्री कर रहा हूँ कि ये इकोनॉमिक लड़ाई है, और इस इकोनॉमिक लड़ाई में सरमायादार निज़ाम और वो जो है इंपीरियलिस्ट वो बहुत फायदा लेंगे, मगर हमारे जैसे मुल्कों को अब रीथिंक करना पड़ेगा अपनी एनर्जी। ब्रिगेडियर साहब, डॉक्टर कैस साहब ने जो चाइना के मुफाद की बात की है, अभी चाइना और रशिया जिस तरह एक अज्यूम किया जा रहा था कि शायद ये जंग में ईरान का खुल के साथ देंगे, लेकिन उस तरह इनका कोई नज़र नहीं आ रहा एक्ट। तो क्या लगता है कि चाइना जानबूझ के ये चाह रहा है कि ये जंग प्रलॉन्ग करें ताकि उन्हें मुआशी तौर पर फ़ायदा पहुंचे? देखें, बात ये है कि आई डोंट थिंक कि डॉक्टर साहब मैंने ब्रिगेडियर साहब को इसमें इन किया है, ब्रिगेडियर साहब से बात की। ब्रिगेडियर साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, अभी आ रही है। जी जी, मैं अभी डॉक्टर कैस साहब ने बात की है कि ये इसमें मुआशी तौर पर चाइना और अमेरिका दोनों को फ़ायदा पहुंचेगा इस जंग में। तो अभी जिस तरह अज्यूम किया जा रहा था कि ईरान का साथ देंगे रशिया और चाइना, लेकिन खुल के उन्होंने साथ नहीं दिया। क्या चाइना सिर्फ अपने मुआशी फ़ायदे के लिए खामोश नज़र आ रहा है इस वक्त, या वो ईरान को सपोर्ट कर रहा है? ये पहले भी एक प्रोग्राम में बात हुई थी। ये देखें, जो मिडल ईस्ट है, मिडल ईस्ट के अंदर जो इस वक्त प्राइम इंटरेस्ट है वो अमेरिका का है, और अमेरिका ये चाह रहा है कि यहाँ पे इस खित्ते के अंदर इजराइल को एज अ रीजनल हेजिमॉन जो है वो बना के एस्टेब्लिश करे। उसमें जो रुकावट थी वो रुकावट ईरान थी, जबकि अमेरिका ये चाहता है कि मैं इस रीजन को अपने इंटरेस्ट के मुताबिक स्टेबलाइज करूं, ताकि उसके बाद मैं अपनी जितनी भी मेरे रिसोर्सेज हैं मैं वो लेके तो वेस्ट पैसिफिक में चाइना के अगेंस्ट जो है अपने आप को और अपनी एफर्ट को फोकस करूं। तो ये उस चीज को स्टेबलाइज करने की कोशिश हो रही है। इसमें चाइना का ना आना जो है इसके अंदर, उसकी दो तीन वजूहात हैं। पहली तो बात यह है कि चाइना का, ईरान जो है वो चाइना का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नहीं है। पाकिस्तान चाइना का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट था। जब इंडिया के साथ हमारी जंग हुई है, चाइना हमारे साथ आके खड़ा हो गया और उसने हमें सब कुछ दिया जो कि हमें चाहिए था। पाकिस्तान चाइना का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट था, इसलिए चाइना आ गया। अगर वो ईरान के साथ खड़ा नहीं हुआ, उधर नहीं गया, इसका मतलब है कि ईरान जो है वो चाइना का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी, हमें यह भी बात याद रखनी चाहिए कि दुनिया जो है मिलिट्री पावर के लिहाज से अभी तक यूनिपोलर है। चाइना जो है वो इकोनॉमिक पावर है। चाइना अभी अमेरिका के लेवल की मिलिट्री पावर नहीं हुई है, लिहाजा चाइना के पास अभी ये वेरविदाल या रिसोर्सेज नहीं है, उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी इतनी नहीं है कि वो अमेरिका की मिलिट्री कैपेबिलिटी को चैलेंज कर सके। लिहाजा चूंकि चाइना उस पोजीशन पे अभी नहीं है, क्योंकि चाइना जो है वो टेक्नोलॉजिकली बहुत पीछे है फिलहाल अमेरिका से, और मेरी जो अपनी रिसर्च है, मैंने अपनी बुक में इसका जिक्र भी किया है, ये इनकी जो टेक्नोलॉजिकल पैरिटी है, या चाइना थोड़ा सा आगे निकलेगा, वो मैंने कैलकुलेट किया था, मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक वो 2035 है। तो अच्छा। उस वक्त ये दोनों जो है ये पीयर पावर्स हो जाएंगी। उससे पहले चाइना के लिए अमेरिका की मिलिट्री पावर को दुनिया के किसी भी हिस्से में चैलेंज करना पॉसिबल नहीं है। अब देखें कि अमेरिका जो है, अमेरिका वर्ल्ड पावर है, अमेरिका की प्रेजेंस जो है, उसके मिलिट्री बेसिस जो हैं पूरी दुनिया में है। अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो उसकी मिलिट्री पावर को पूरी दुनिया में प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। चाइना ने अभी तक ये सिस्टम जो है वजह नहीं किया, क्योंकि चाइना की अभी कैपेबिलिटी नहीं है। तो इसलिए जब तक कोई ऐसी टक्कर की पावर जो है, मिलिट्री पावर, जी ठीक हो गया, ठीक हो गया ब्रिगेडियर साहब। नायला साहबा, ये ब्रिगेडियर साहब ने एक बात की है कि चाइना टेक्नोलॉजी में अमेरिका के उस तरह अभी बराबर नहीं आया। एक तो इस पे मैं चाहूँगा कि आप अपने इस पर दें अपना मौक़िफ़। दूसरा, आपने हरमज़ पे आपने बात की थी
कि वहाँ पे क्योंकि इस वक्त जहाज़ स्टक है और तेल की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, इस पर भी ज़रूर बात कीजिएगा कि इसके क्या असरात मुरतब होंगे। और लेकिन पहले हमें ये बताइए कि क्या चाइना टेक्नोलॉजी में वाकई अमेरिका से इतना पीछे है अभी? नहीं, मैं माजरत के साथ मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। चाइना बहुत आगे निकल चुका हुआ है और वो टेक्नोलॉजी में, एआई में अमेरिका के शाना बशाना तो नहीं, उससे आगे हो चुका है। आप अभी आज के चाइना को जाके देखें और आज के अमेरिका को जाके देखें, आपको साफ फर्क पता चल जाएगा। उनकी ट्रेनें ही देख लें और अमेरिकी ट्रेनें ही देख लें, उनकी कनेक्टिविटी देख लें और अमेरिकी कनेक्टिविटी देख लें, जमीन आसमान का फर्क है। चाइना इज नाउ रियली सुपरसोनिक, लेकिन वो अपने आप को सुपर पावर कहना नहीं चाहते क्योंकि वो सुपर पावर गेम में नहीं आना चाहते। वो इकोनॉमिक और बीआरआई और इस किस्म के प्रोजेक्ट में ज्यादा फोकस है। वो जंगों में डायरेक्ट मुलविस नहीं होना चाहते, लेकिन उन्होंने जब आपको दिया चाहा, ने हिंदुस्तान जो कि आपसे 5 गुना बड़ा है उसकी बोलती बंद करा थी और उसमें आपको चाइनीज टेक्नोलॉजी का बहुत हिस्सा था जो जिसने दुनिया को शस्त्र कर दिया था। वरना आपके जेसी 10 को लोग क्या कह रहे थे और जेएफ थंडर को क्या कह रहे थे, लेकिन जब ऑपरेशन पता चला वो कहाँ के कहाँ पहुंच चुके हैं। ठीक हो गया। सो सॉरी, आई डोंट एग्री विद दिस थॉट कि चाइना इज वे बिहाइंड। जरा आप नए हरमज के ऊपर भी जरा बात कीजिएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज का ये है जी कि अब ये सबको बहुत महंगा पड़ेगा, चीन को भी महंगा पड़ेगा क्योंकि चीन भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से ले रहा था। लेकिन चीन के साथ उन्होंने ऑलरेडी ईरान का मुआहदे हो चुके हुए हैं। चीन ने ऑलरेडी ईरान को कहने को एलिजिबली इक्विपमेंट भी पहुंचा दिया हुआ है, रूस ने भी इक्विपमेंट पहुंचा दिया हुआ है। और जो अब देखिए कि 2 दिन पहले बैरल की कीमत थी $77, आज उसकी $98 हो गई है 2 दिन के अंदर। इससे काउंट ऊपर चढ़ गया है। तो ऑब्वियसली सारी दुनिया की इक्तिसादी हालत जो है इससे मुतासिर होगी और हम जैसे मिडिल इनकम कंट्रीज हमें तो बहुत मोहतात करना है कि हम किस तरह से इस बढ़ते क्राइसिस में अपने जो इकोनॉमी है, जो अपने अवाम की गुर्बत है, उसको कैसे डील करें। जी ठीक हो गया। डॉक्टर शबाना, मैं आपसे भी यही जानना चाहूँगा कि अमेरिका और चाइना का जब मुआवजा करते हैं टेक्नोलॉजी में, इस पे आपका भी मौका मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप क्या समझती हैं कि अमेरिका आ गया या चाइना टेक्नोलॉजी में आ गया। दूसरा ये है कि अब उसके असरात पाकिस्तान में आना शुरू हो गए हैं मईशत के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तेल की कीमतें बढ़ाई गई हैं 2-3 दिन पहले, और अब पाकिस्तान में जो 15 दिन बाद तेल की कीमतें डिसाइड होती थी, अब गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि हर हफ्ते तेल की नई कीमतों का इतलाक़ किया जाएगा और उसके अनाउंसमेंट होगी। आप क्या समझती हैं कि इस तेल की वजह से पूरी दुनिया के अंदर कौन सा बहरान नज़र आ रहा है आपको? आपने ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है। आज भी हम यूनिवर्सिटीज का आपको पता है रीस्केड्यूलिंग और डिस्टेंस लर्निंग और रिमोट वर्क की तरफ जा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, देखें चाइना और अमेरिका दोनों बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, लेकिन इकोनॉमिकली यस चाइना इज अहेड, टेक्नोलॉजी वाइज अहेड, लेकिन एज अ वेटेज ऑफ अ फुटप्रिंट ऑफ अ ग्लोबल पावर अभी यूएस ज्यादा है। और वो का ये मतलब ये चाइनीज का इकोनॉमिक फुटप्रिंट है। जो यूएस है वो इकोनॉमिक के साथ मसल यूज करता है। आपने देखा है कि किस तरह वेनेजुएला में किस तरह उठाई है हुकूमत और अदर, एंड नोबडी क्वेश्चनड है। तो एक ये जो एग्रेसिवनेस है वो एक टिपिकल रियलिज्म के हिसाब से आप यूएस को आगे खड़ा करते हैं और अनफॉर्चुनेटली लोग उसको या इग्नोर नहीं कर सकते तो साइड पे हो जाते हैं द अदर स्टेट्स। जो तेल का बहरान है, पाकिस्तान बहुत फ्रिजाइल इकोनॉमी है, हमें सब पता है कि हम बड़ी मुश्किल से खड़े हुए हैं। महंगाई, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, वी हैव एवरीथिंग हियर। प्रॉब्लम ये आ रही है कि पाकिस्तान की डिपेंडेंस मोर देन 85% हॉर्मज के जरिए यहाँ पे और मिडिल ईस्टर्न ऑयल पे है। और जैसे कि कहा जा रहा है कि जो कि मोस्ट प्रॉब्ली होगा कि कतर, ईरान ने वैसे आपको देना बंद कर देना है, हम ज्यादा नहीं लेते थे, और बाकी दूसरे जो मुल्क हैं सऊदी अरेबिया एंड अदर्स, क्योंकि यूएई, क्योंकि वो हमें डायरेक्ट पेमेंट पे ऑयल नहीं देते, सॉफ्टवेयर लोन्स में देते हैं। तो पाकिस्तान की तो डबल शामत आई है। तो इस वजह से आई थिंक वी हैव टू बी वेरी केयरफुल।
और सेकेंडली हमारे जैसे मुल्कों की आई थिंक फ्यूचर जो है वो और भी प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि आपको सबको हमें पता है कि किस तरह हमें दहशतगर्दी का जी, सामना है, हमारे पास इंस्टेबिलिटी है, स्पॉयलर्स हैं, वक्त उस बड़ा वजह से शॉर्ट वी है हैव टू बी वेरी और केयरफुल। थैंक यू मैं डॉक्टर उमैर आपसे शॉर्ट आंसर चाहूँगा, क्या तुर्किया के अंदर भी आपको इसी तरह के मुआशी मसाइल का सामना है? जी, टर्की तो मैं अगर वैसे कहूँ तो बुनियादी तौर के ऊपर पिछले 2-3 साल से ही वो बहुत ज्यादा माशी प्रॉब्लम में रहा है। और इस हाइपर जंग के क्या इन्फ्लेशन असरात बहुत, हैं वहाँ पे? सॉरी, मैंने कहा इस जंग के क्या असरात नज़र आ रहे हैं वहाँ पे? इस जंग के यकीनी तौर के ऊपर टर्की की जो मईशत है उसमें भी जो है वो प्रॉब्लम्स तो सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो आपके कंज्यूमर के ऊपर अभी तक नहीं आया। जी, लेकिन अगर ये शुक्रिया। प्रोलॉन्ग रहेगा मैं तो मेरे डॉक्टर कैस साहब, आप आखिर में आपसे ये चाहूँगा कि पाकिस्तान के ऊपर आपको किस किस्म का मुआशी दबाव इन फ्यूचर नज़र आ रहा है, क्योंकि हम तो पहले ही बहुत ज़्यादा मईशत के अंदर बड़े कमज़ोर हैं, और इस जंग के क्या असरात आपको नज़र आ रहे हैं? देखिए, 2-3 माशी दबाव तो अमेरिका डालेगा ना। एक तो IMF के थ्रू आप पे दबाव आएगा, आप उनसे कर्जे ले रहे हैं और आप इंडेटेड कंट्री हैं। दूसरा दबाव जो डॉक्टर साहिबा ने भी कहा कि आपके जो रेमिटेंसेस आते थे वो शायद कम होंगे। तीसरा, तेल जो अगर आप डायरेक्टली ईरान से नहीं लेते तो आपको कहीं से नहीं मिलेगा, जो आपकी एनर्जी क्राइसिस आएगा। आपका एक्सपोर्ट जो है वो यूरोप और अमेरिका के लिए है। आप अब मिनरल्स बेचना चाह रहे हैं, तो जो खरीदने वाले हैं वो तो फरीक है ना इस जंग में ईरान के खिलाफ। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट वो आप पे बहुत सारे प्रेशर्स डालेंगे कि आप जो हेल्प कवर्टली ईरान को कर रहे हैं वो ना करें इन दैट। और फिर आगे एक चौथी बात भी आएगी कि अगर अमेरिका ये चाहता है कि कुर्द उस तरफ से, इराक की तरफ से हमला करें ईरान पे, और हम पे भी प्रेशर आता है, तो हम कैसे रिफ्यूज करेंगे उस प्रेशर को कि हम अमेरिका के साथ दोस्ती रखें या ईरान के साथ? हमारे दिल तो ईरान के साथ है, मगर जब कर्जे लिए बहुत हुए हैं शुक्रिया। और हमारी ट्रेड। वक्त की कमी के बायस डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शबाना फयाज साहबा, नायला चौहान साहबा, ब्रिगेडियर गजम्फर डार साहब, डॉक्टर उमैर सरदार साहब और डॉक्टर कैस असलम साहब, आप तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया। हमने कोशिश की कि इस ईरान और इसराइल की जंग में पूरी दुनिया के ऊपर जो असरात मुरतब हो रहे हैं मुआशी तौर पर, उनके ऊपर बात की जाए, और पाकिस्तान बिलखसूस किस तरह इससे मुतासर हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे नए मौज़ूआत और नए मेहमानों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।